हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डे स्टडी। आज बैंकिंग का लेक्चर नंबर 8 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बैंकिंग अकाउंटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास हमने फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी स्टार्ट किया था। अगर आपको याद होगा था, हमने कंप्लीट सम किया था बैंकिंग का, जिसे मैंने आपको बता दिया था रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट वाला एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट अक्रूड वाला एडजस्टमेंट। मोस्टली ये दो ही एडजस्टमेंट है जो आपके फाइनल अकाउंट में आएगा, बराबर है। पिछला लेक्चर फाइनल अकाउंट शायद यही था, यस। इसके अंदर मैंने आपको बताया था, एक था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और एक था रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट वाला। ये दो एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट होता है, बाकी तो डेप्रिसिएशन आप जैसा करते थे 12th स्टैंडर्ड में, सेम वैसा ही है। चलिए, आज का सम देखते क्या है। फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस was extracted from the books of Global Bank Limited। ठीक है, सबसे पहले अपन शेड्यूल्स का मार्किंग कर लेते। एडजस्टमेंट है तो स्टार मार्क करेंगे। एंड आप देखो, पूरा 16 शेड्यूल बना के रखा है मैंने। कैपिटल, रिजर्व, डिपॉजिट्स, बोरोइंग, अदर लायबिलिटीज, कैश इन हैंड, बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद अदर बैंक, इन्वेस्टमेंट, एडवांस, फिक्स असेट, अदर असेट, कंटीजेंट लायबिलिटीज नहीं बनता है, इंटरेस्ट अर्न, अदर इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, अदर एक्सपेंस। पूरे 16 शेड्यूल्स बना दिए। ठीक है, पूरा 16 बनाने का रीजन है कि भाई आपको ना प्रॉपर एडजस्टमेंट इफेक्ट सब समझ में आ जाएगा और आपको भी पूरा 16 ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, मार्किंग करते हैं अपन, देखते क्या दिया है कल्पना जी। सबसे पहला है शेयर कैपिटल। डेबिट क्रेडिट ऑलरेडी करके दिया है तो टेंशन नहीं है। तो शेयर कैपिटल कहां जाएगा? कैपिटल के शेड्यूल में, शेड्यूल नंबर 1 में। कैश इन हैंड एंड विथ आरबीआई, आरबीआई मतलब शेड्यूल नंबर 6 में जाएगा, शेड्यूल नंबर 6 में। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट, सॉरी जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं इसे, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट यानी कि शेड्यूल नंबर 8 आ जाएगा। अदर इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 8 में। गोल्ड बिलियंस में इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट है ये आपका शेड्यूल नंबर 8 है। उसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किया, उस पर इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है, मतलब आपका इनकम है। कौन सा इनकम है? इंटरेस्ट अर्न है, शेड्यूल नंबर 13 में जाएगा। यहाँ पे शेड्यूल नंबर 13 में। सर लेकिन 13 में कैसे जाएगा? ये तो डेबिट साइड पे दिया है, ध्यान से, डेबिट साइड पे दिया हुआ है, क्रेडिट साइड पे दिया है क्या? तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट मिलने का बाकी है। अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब इंटरेस्ट मिलने का बाकी है, डेबिट साइड पे दिया है, क्रेडिट साइड पे नहीं। अगर ये क्रेडिट होता तो अपन शेड्यूल नंबर 13 में ही लिखते, बट क्योंकि डेबिट साइड पे स्पेसिफाई कर दिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा? अदर असेट, मिलने का बाकी है मतलब अदर असेट्स है। समझ में आया? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ एन एम्प्लॉय, डिपॉजिट है तो आपका शेड्यूल नंबर 3 में जाएगा। बट सर सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉय बोला हुआ है, डिपॉजिट कौन से शेड्यूल में जाता है? शेड्यूल नंबर 3 में जाता है। बट यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट किसका दिया है? एम्प्लॉय। और यहाँ पे दो, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट वो आता है। तो ये सिर्फ डिपॉजिट दिया किसका? एम्प्लॉय का है। मतलब एम्प्लॉय ने मेरे पास पैसा रखा है तो मुझे पैसा पे करना है। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज है। और लायबिलिटीज तो कौन सा लायबिलिटीज? अदर लायबिलिटीज। अदर लायबिलिटीज शेड्यूल नंबर 5 है। समझ में आया या बाउंसर गया? खाली डिपॉजिट रहता तो अपन शेड्यूल नंबर 3 में ही डालते, बट यहाँ पे दिया है फॉर एम्प्लॉई, मतलब जो मेरे इधर काम कर रहा है उसका पैसा है, मतलब ये मेरा इनकम तो नहीं है, मेरी लायबिलिटीज है। कौन सी लायबिलिटीज है? अदर लायबिलिटीज। समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सेविंग बैंक अकाउंट बैलेंस कौन से साइड पे दिया है? क्रेडिट साइड पे दिया है, मतलब सेविंग बैंक अकाउंट हो गया। सेविंग मतलब डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट मतलब शेड्यूल नंबर 3 में आ जाएगा, शेड्यूल नंबर 3 में। करंट अकाउंट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड पे दिया है, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे दिया है, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे दिया है। मैंने आपको बताया था डेबिट पे दिया है तो एडवांस होता है और क्रेडिट पे दिया है तो डिपॉजिट्स। पढ़ाया है ना ये? तो करंट अकाउंट लेजर शेड्यूल नंबर 3 में जाएगा। फिक्स डिपॉजिट, डिपॉजिट के शेड्यूल में जाएगा, 3 में जाएगा। अरे हाँ, बढ़िया है। शेयर प्रीमियम अकाउंट, शेयर प्रीमियम
रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब शेड्यूल नंबर 2 में आ जाएगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा। सिल्वर बिलियंस मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इन्वेस्टमेंट मतलब शेड्यूल नंबर 8 में लिखा तो भी राइट है, और आपने अदर असेट्स में लिखा तो भी राइट है। अब यहाँ पे शेड्यूल नंबर 11 में अदर में डाल दिया है, कोई नहीं, अगर आप इन्वेस्टमेंट में लिखोगे तो भी राइट है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लायबिलिटीज एक्सेप्टेंस। सर ये कंटीजेंट लायबिलिटीज है, एडजस्टमेंट में आता है। अब सिंपल है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट टैली दिया हुआ है, अगर मैं इसे इग्नोर कर दूंगा तो प्रॉब्लम टैली हो गया क्या? तो इग्नोर तो नहीं कर सकता हूं, बट आई विल इग्नोर। क्यों? क्योंकि जितना डेबिट दिया ना ऐसा ही एक क्रेडिट में भी दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे बिल फॉर कलेक्शन दिख रहा है, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट दिख रहा है। एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट 56,500, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट 56,500, ये क्रेडिट और ये डेबिट। कंटीजेंट लायबिलिटीज इग्नोर कर दिया, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, दोनों क्रेडिट डेबिट हो गया। तो मैं अगर इग्नोर करता हूं तो मेरा प्रॉब्लम वैसे भी टैली हो जाएगा। समझ में आया? तो ये आएगा क्या? नहीं, इग्नोर मार देंगे इसको। नेक्स्ट बिल्डिंग्स शेड्यूल नंबर 10 में, फर्नीचर 10 में, बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक शेड्यूल नंबर 4 में, बोरोइंग्स में जाएगा। मनी एट कॉल अगर आपको याद होगा तो यहां पे आता है शेड्यूल नंबर 7 में। एडवांस, एडवांस के शेड्यूल मतलब 9 में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस ये ओपनिंग बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर ऐड हो जाएगा। बिल डिस्काउंट एंड परचेज डेबिट पे दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ दिखना नहीं है। अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो इधर भी एक अमाउंट है, ये अमाउंट दोनों को प्लस करोगे 43,500। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो अभी मैं देख देता हूँ और बता देता हूँ आप लोगों को क्या है। देखो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पे बिल डिस्काउंट एंड परचेज दिया है 12,500, बिल फॉर कलेक्शन दिया है 43,500, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट दिया है 56,500। दिख रहा है वो आप लोग को? और एक चीज रहेगा, ओके ओके, यहाँ पे सिर्फ बिल डिस्काउंट दिया हुआ है। बिल डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? बिल डिस्काउंट मतलब एडवांस, बिल डिस्काउंट मतलब एडवांस। हमने बिल डिस्काउंट करवा दिया मतलब एडवांस। एडवांस कौन से शेड्यूल में जाएगा? शेड्यूल नंबर 9। तो ये कौन से शेड्यूल में जाएगा? शेड्यूल नंबर 9। अब यहाँ पे बिल फॉर कलेक्शन, वापस से देखो क्रेडिट में आया है बिल फॉर कलेक्शन, और बिल फॉर कलेक्शन कंटीजेंट लायबिलिटीज होता है, बिल डिस्काउंट नहीं है। बिल फॉर कलेक्शन मतलब कंटीजेंट लायबिलिटी, पैसा मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, कंटीजेंट लायबिलिटी। अब यही सेम चीज आपको यहां पे दिखेगा, बिल रिसीवेबल बीइंग बिल फॉर कलेक्शन, डेबिट साइड पे दिखा। ये क्या आएगा? इग्नोर। समझ में आया? पक्का समझा? वेरी गुड। जैसे यहाँ पे 56,500 डेबिट क्रेडिट इग्नोर हो गया, वैसे ये 43,500 और 43,500 दोनों इग्नोर होगा, लेने की जरूरत नहीं। समझा ये? तो बिल फॉर कलेक्शन, एक्सेप्टेंस, उसके बाद आ जाएगा इंटरेस्ट। डेबिट पे भी दिया है और क्रेडिट पे भी दिया है। तो डेबिट पे दिया है वो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है, और जो क्रेडिट पे दिया है इंटरेस्ट अर्न है, मतलब शेड्यूल नंबर 15 एंड 13। समझ में आ गया? समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद कमीशन, ब्रोकरेज, ये मेरा इनकम है। देखो क्रेडिट साइड पे दिया है इनकम है, कौन सा इनकम है? अदर इनकम। अदर इनकम मतलब शेड्यूल नंबर 14 आ जाएगा। डिस्काउंट, इंटरेस्ट और डिस्काउंट हमेशा 13 में जाएगा, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हमेशा 13 में जाएगा। तो ये आपका डिस्काउंट इनकम है शेड्यूल नंबर 13 में। बिल फॉर कलेक्शन इग्नोर हो गया। ऑडिट फीस खर्चा है सर, शेड्यूल नंबर 16। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर बेच के लॉस हुआ तो जो भी अदर इनकम होता है उसमें से अपन लॉस माइनस करते, मतलब 14 के अंदर डाल दूंगा। डायरेक्टर फीस 16, सैलरी 16, पोस्टेज 16, रेंट क्रेडिट साइड पे दिया अगर आप ध्यान दोगे तो अदर इनकम होगा ये। अदर इनकम मतलब शेड्यूल नंबर 14 हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन बिलियंस, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर प्रॉफिट हुआ है, अदर इनकम में जाएगा। एमडी का रेम्यूनरेशन खर्चा है, मिसलेनियस इनकम है, 14 में आ जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस इनकम में से माइनस होगा। डिपॉजिट विद अदर बैंक, अदर बैंक के साथ डिपॉजिट किया, डेबिट साइड पे दिख रहा है अगर आप ध्यान दोगे तो। क्रेडिट साइड पे क्या?
नहीं, तो किधर जाएगा? डिपॉजिट विथ अदर बैंक मतलब बैलेंस विथ अदर बैंक। अंडरस्टूड? कैश इन हैंड बैलेंस विथ अदर बैंक कहाँ दिखाओगे? शेड्यूल नंबर 7 में। शेड्यूल नंबर 7 समझ में आया? ब्रांच एडजस्टमेंट, अब ये चीज आपको फिर जैसे मैंने करंट अकाउंट के बारे में बताया वैसे ही ब्रांच एडजस्टमेंट का भी इफेक्ट है। अगर डेबिट पे दिया है, ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट पे दिया है तो 11 नंबर पे जाएगा, अदर असेट में जाएगा। और ये चीज अगर क्रेडिट में दिया है तो 5 में जाएगा, अदर लायबिलिटीज। ब्रांच एडजस्टमेंट अदर असेट या तो अदर लायबिलिटीज, अदर असेट या तो अदर लायबिलिटीज। डेबिट में दिया है तो अदर असेट और क्रेडिट में दिया है तो अदर लायबिलिटीज। अभी किधर दिया है सर? डेबिट पे दिया है मतलब अदर असेट्स है। समझा? डेप्रिसिएशन रिजर्व या तो आप असेट में से माइनस करो या तो रिजर्व के शेड्यूल में दिखाओ, दोनों राइट है। यहाँ पे शेड्यूल नंबर 5 में डाला है डेप्रिसिएशन रिजर्व फॉर बिल्डिंग। आप रिजर्व्स में दिखाओगे, देखो रेगुलर सम में भी मैंने बताया था, आप रिजर्व्स में दिखाओ, अदर लायबिलिटीज उसमें से माइनस करो, सब चलता है। आई होप ये मार्किंग समझ में आया है। पक्का? पक्का? एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में क्या बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल्सो बैलेंस शीट, प्रोवाइड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट आएगा ही आएगा, मैंने पहले भी बोल दिया है। फिर मार्क किसी को नहीं करना अपने को, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। फिर ऑन स्क्रूटिनी ऑफ करंट अकाउंट लेजर रिवील दैट देयर आर एन अकाउंट overdrawn to an extent of rupees 25,000 and the total credit balance was 1,22,500. Very important adjustment. इस किसके ऊपर एडजस्टमेंट है? तो हमने कुछ डिपॉजिट किया है, कुछ कैश बैलेंस किया, ये सब उसी से रिलेटेड है। एक्सप्लेन करता हूँ, अभी के लिए किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद दिया क्लेम ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर बोनस अमाउंटिंग टू 15,000 इज पेंडिंग अवार्ड फॉर एट्रीब्यूशन, मतलब कुछ केस चल रहा है, हमारा एम्प्लॉय ने कुछ केस कर दिया, मतलब कंटीजेंट लायबिलिटीज है। आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर 25% इज ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, हम करते ही है। एंड डायरेक्टर इज प्रपोज फॉर डिविडेंड ऑफ 8%, मतलब अप्रोप्रिएशन में दो है, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व है और दूसरा डिविडेंड है। क्लियर है क्या? चलिए तो फिर स्टार्ट करेंगे पोस्टिंग करने के लिए। पहला है शेयर कैपिटल, कैपिटल के शेड्यूल में आ जाएगा। कैश इन हैंड बैलेंस विथ आरबीआई, शेड्यूल नंबर 6, शेड्यूल नंबर 6 में आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया 1,94,370। उसके बाद अदर इन्वेस्टमेंट है भाई, अदर इन्वेस्टमेंट आ गया है। फिर क्या है? गोल्ड बिलियंस है भाई, गोल्ड बिलियंस आ गया। पोस्टिंग समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल नंबर 11, शेड्यूल नंबर 11 में इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉय, शेड्यूल नंबर 5 में एम्प्लॉय डिपॉजिट्स आ गया 15,000। फिर सेविंग अकाउंट बैलेंस क्रेडिट साइड पे दिया तो सेविंग डिपॉजिट में आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है भाई? करंट लेजर कंट्रोल अकाउंट कहाँ जाएगा? शेड्यूल नंबर 3 में, 3 में डिपॉजिट 97, इनर कॉलम में क्योंकि उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है बस इसलिए 97,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, डिपॉजिट केस में आ गया, फिक्स डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट के अंदर लिख दिया, ये समझ में आया? नेक्स्ट उसके बाद शेयर प्रीमियम, शेड्यूल नंबर 2 में जाएगा, यहाँ पे अलग से शेयर प्रीमियम दिखा दिया। समझा दिशा? दिशा उसके बाद क्या है? स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व पहले से लिखा इनर कॉलम में क्योंकि इसमें और 25% ऐड होने वाला है। अरे हाँ। नेक्स्ट सिल्वर बिलियंस आपका अदर असेट्स में आ जाएगा। इग्नोर है, बिल्डिंग आपका फिक्स असेट है, एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन फेप्रिसिएशन का है नहीं है ना, तो डायरेक्टली आप आउटर कॉलम में डाल सकते हो। फर्नीचर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल सकते हो। आप डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करके भी दिखा सकते हो। कितना है डेप्रिसिएशन? 20,000। आप क्या करोगे? 65 माइनस 20 करके भी दिखाओगे तो भी राइट आंसर है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फॉर बिल्डिंग बोला है ना, तो 65 लेस 20,000 करोगे, आउटर कॉलम में 45, तो भी आंसर राइट आएगा। ठीक है, समझा ये? चलिए नेक्स्ट, बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक, शेड्यूल नंबर 4 में आ जाएगा बोरोइंग्स। मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस, शेड्यूल नंबर 7 में आ जाएगा, मनी एट कॉल में डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है एडवांस, शेड्यूल नंबर 9 में आ जाएगा, एडवांस में डाल दिया शेड्यूल नंबर 9। फिर क्या है बाबा? प्रॉफिट एंड लॉस, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आप फॉर्मेट बनाओगे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस हम लोग ऐड कर देंगे, बराबर है। नेक्स्ट फिर क्या है?
बिल डिस्काउंट शेड्यूल नंबर 9 में आएगा, बिल परचेज एंड डिस्काउंट। नेक्स्ट, बिल फॉर कलेक्शन इग्नोर, एक्सेप्टेंस इग्नोर, इंटरेस्ट 15 और 13 में डेबिट में दिया है वो एक्सपेंडेड में आएगा, एक्सपेंडेड में आएगा, और जो क्रेडिट में दिया है वो अर्न में आ जाएगा। तो एक्सपेंडेड में डेबिट में 7950 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 72,000। क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कमीशन अदर इनकम में आ जाएगा, डिस्काउंट इंटरेस्ट अर्न में जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद बिल रिसीवेबल इग्नोर, ऑडिट फीस अदर एक्सपेंसेस है, फिर लॉस ऑन सेल अदर इनकम में से माइनस हो जाएगा, फिर डायरेक्टर फीस 16 में आ जाएगा, सैलरीज 16 में आ जाएगा, फिर पोस्टेज 16 में आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या है, रेंट क्रेडिट साइड पे दिया है अदर इनकम में आएगा, प्रॉफिट ऑन बिलियंस अदर इनकम में आ जाएगा, एमडी का रेम्यूनरेशन आ जाएगा, मिसलेनियस इनकम है अदर इनकम में आ जाएगा, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इसी में से अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर डिपॉजिट विथ अदर बैंक्स, डिपॉजिट विथ अदर बैंक्स में आ जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट पे दिया है अदर असेट्स में आ जाएगा, डेप्रिसिएशन रिजर्व अदर लाइबिलिटीज में दिखा रहे तो अदर लाइबिलिटीज में, अगर माइनस कर दिया तो दिखाने की जरूरत नहीं। पोस्टिंग समझ में आ गया है? पक्का? अदर 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 असेट अदर लाइबिलिटीज, क्रेडिट में तो अदर लाइबिलिटीज, असेट है तो अदर असेट्स। ठीक है, पक्का? चलिए, आई होप ये पोस्टिंग समझ में आए। अगर पोस्टिंग कर लिया आपने ना तो एडजस्टमेंट 12th स्टैंडर्ड का ही है, कुछ भी नया नहीं, 12th स्टैंडर्ड का एडजस्टमेंट आएगा। जैसे सबसे पहला एडजस्टमेंट है प्रोवाइड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट 5000। पिछले क्लास में बताया था रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का मतलब क्या होता है रिया? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का मतलब होता है कि हमने हमारे कस्टमर को एडवांस पैसा दे दिया है, लेकिन अब तक वो पैसा मिला ही नहीं अपने को, बराबर है? मार्च खत्म हो गया बट वो डिस्काउंट अब तक मिला नहीं है, तो उसे हम रिबेट कहते हैं, लॉस कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमने कमाया है डिस्काउंटेड इनकम, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, उसमें से माइनस करेंगे। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट डिस्काउंटेड इनकम में से माइनस होगा, तो लेस रिबेट कितना, 5000 है या नहीं? अब जब कमाया ही नहीं तो मेरी लाइबिलिटीज हो गई है, जब मैंने कोई चीज कमाया ही नहीं है तो मेरी लाइबिलिटीज है, पैसा वापस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब मेरा अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट इज माय अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। तो दो इफेक्ट समझ में आया, यहाँ पे था ये माइनस किया, क्रेडिट पे माइनस किया, ये डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का था क्रेडिट अदर लाइबिलिटीज, यही आएगा। फिर से बोल रहा हूं, यही एडजस्टमेंट आएगा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, यही एडजस्टमेंट, बाकी कोई एडजस्टमेंट बैंकिंग फाइनल अकाउंट में नहीं आता है। लेंदी है खाली ये, लेकिन एक बार अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मेट बाहर हो गया ना तो बहुत चिंदी लगेगा प्रैक्टिस करने पे, नहीं तो लेंदी है, स्किप भी कर देते लोग, लेकिन कंपलसरी क्वेश्चन है, एकदम क्लियर बोल रहा हूं, कंपलसरी क्वेश्चन है, तो स्किप करने की जरूरत नहीं है। 15 मार्क 20 मार्क जो भी आपको मिल रहा टॉपिक में करो सॉल्व इसको, ठीक है? नेक्स्ट, a scrutiny of current account ledger revealed that there are an account overdraft to an extent of rupees 25,000 and the total credit balance is rupees 1,22,000। हमने स्क्रूटिनी, इंग्लिश वर्ड है स्क्रूटिनी, इंग्लिश नहीं अकाउंटिंग वर्ड है स्क्रूटिनी, हम सिंपल भाषा में बोलते चेकिंग, स्क्रूटी मतलब चेकिंग। हमने चेक किया करंट अकाउंट लेजर, कंट्रोल अकाउंट को चेक किया, कितना दिख रहा है? बोल रहा है भाई ये कम दिख रहा है, टू एन एक्सटेंट ऑफ कितना, 25, बैलेंस कितना होना चाहिए था, 1,22,000 होना चाहिए, दिख रहा कितना है, कितना दिख रहा है, 97। 97 में 25 ऐड करो, देखो कितना होता है, 1,22,000 होता है ना। तो स्क्रूटिनी करने पे मालूम पड़ा कि 25,000 कम लिखा हुआ है उसके अंदर, हमको ऐड करना है ओवरड्राफ्ट कितना, 25,000, 1,22,000 हो जाएगा। ये क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, अभी डेबिट देने का, डेबिट सोचो, डेबिट किधर जाएगा सोचो, अभी क्रेडिट तो दे दिया ना, अब डेबिट किधर जाएगा सोचो। डेबिट का शेड्यूल क्या क्या है, यहां से चालू होता है डेबिट के शेड्यूल्स, ये सब डेबिट के शेड्यूल्स है। इंटरेस्ट अर्न तो आएगा नहीं, अदर इनकम तो पॉसिबल नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे हो सकता है, तो मतलब उसका दूसरा इफेक्ट कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में ही आने वाला है, डेबिट में आने वाला है। क्या वो मेरा अदर असेट हो सकता है क्या, क्या वो मेरा फिक्स असेट हो सकता है क्या? सोचो, खाली सोचो तुम,
इसका मतलब है कि तुमने जब हिसाब किताब किया तो तुमको क्या पता चला कि तुमने 25,000 रुपया जो करंट लेजर कंट्रोल, अभी रिसेंटली हमने टॉपिक कंप्लीट किया नॉन इंटीग्रेटेड, याद है नॉन इंटीग्रेटेड, उसमें कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट बनाता था मैं, वो क्या था मेरा कैश अकाउंट ही था ना। अब मैंने हिंट दे दिया, समझ में आ गया। तो ओवरड्राफ्ट लिया है तो यहाँ पे करंट अकाउंट ओवरड्राफ्ट कितना 25,000, शेड्यूल नंबर 7 में डेबिट शेड्यूल में जाएगा। समझा या बाउंसर गया? पक्का समझा? इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था, एक ही बार एग्जाम में आया, उसके बाद कभी आया नहीं, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। करंट अकाउंट लेजर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब हमने पैसा विड्रॉ किया तो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, समझ में आया 25, और करंट अकाउंट का तो करंट अकाउंट में ऐड कर दिया। समझा? दैट्स इट, सम इज कंप्लीटेड। अब टोटल मारेंगे। सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस का शेड्यूल क्लोज होगा, बैलेंस शीट नहीं, पहले प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों? क्योंकि जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से शेयर, प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस इधर ट्रांसफर करना होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व के अंदर, इसलिए पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस का शेड्यूल क्लोज करोगे और फिर आप बैलेंस शीट को क्लोज करने वाले। तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहां से चालू करता हूं भाई, इसका टोटल ले लो, 42,000 में से 5,000 माइनस कर दो, 37, इन दोनों को ऐड कर देंगे 1,09,000, इसका टोटल लेंगे 25,300 माइनस 1,000 प्लस 600 1,200 2,700 माइनस 30,000, करो टोटल कितना आ रहा है, कितना -1,200 आ रहा है, -1,200 आ रहा है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 7,950 ये, अदर का टोटल है 39,450। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। इंटरेस्ट अर्न कितना है 1,09,000, अदर इनकम सर माइनस में है 1,200, बराबर, इसमें ये माइनस कर दो तो आपको टोटल मिल जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड कितना है 7,950 और अदर एक्सपेंसेस कितना है 39,450, इसमें ये माइनस होगा तो करो कितना आ रहा है, ये दोनों ऐड होगा, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे, 1,07,800 में 47,400 माइनस करेंगे 60,400। कोई टैक्स फिक्स बोला है क्या? डैश, तो यही आंसर आ जाएगा। ये मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट आया, ये समझा? जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट आता है उसका 25% किधर ट्रांसफर करते हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व में। तो 60,400 का 25% निकालो तो 15,000 इधर से निकाला और स्टैट्यूटरी रिजर्व में, क्योंकि एडजस्टमेंट तो 2 इफेक्ट देना पड़ेगा, इसमें ऐड कर दिया। समझा? अगर टैक्स होता तो टैक्स का भी 2 इफेक्ट, एक इफेक्ट इधर और पे करना है, पे नहीं किया, अदर लायबिलिटीज जो बनाते हैं इधर, उसका दूसरा इफेक्ट। प्रोविजन ऑफ टैक्स लेक्चर इसके पहले मैंने बता दिया था, जब भी टैक्स कैलकुलेट करोगे तो एक इफेक्ट इधर और दूसरा अदर लायबिलिटीज में जाएगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व इधर और इसका दूसरा इफेक्ट इधर। समझा? हाँ जी। और एक था डिविडेंड देना था 8%, 8% किसका, 3 लाख का 8%, ये समझा? हाँ जी। इसका दूसरा इफेक्ट तो देना पड़ेगा, 24,000 का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, लायबिलिटीज, कौन सी लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज के अंदर आप ये 24,000 का दूसरा इफेक्ट कहां दोगे, यहां पे डिविडेंड कितना 24,000। समझ में आया? जैसे 15,100 इधर आया, जो डिविडेंड है ये पे करना है, पे नहीं किया तो डिविडेंड 24,000। अंडरस्टूड? पक्का? अब 60,400 में 6,500 ऐड करो और उसमें से ये दोनों चीज को माइनस करो, 60,400 प्लस 6,500 विल गिव यू 66,900, उसमें से 15,100 माइनस 24,000 माइनस 27,000, ये मेरा प्रॉफिट आया। ये प्रॉफिट को मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दूंगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। हो गया प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल क्लोज, समझ में आया? अब बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। कैपिटल का टोटल लिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल मारा, डिपॉजिट्स का टोटल ले लिया, बोरोइंग्स का टोटल लिया, अदर लायबिलिटीज का टोटल लिया, कैश इन हैंड का टोटल लिया है, बैलेंस विद आरबीआई का टोटल लिया है, इन्वेस्टमेंट टोटल हो गया, एडवांस, फिक्स असेट, अदर असेट्स। अब ये सेम चीज को यहाँ पे लिख देना है। कैपिटल का टोटल लिखा 3 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस लिख दिया, डिपॉजिट्स का टोटल लिख दिया है, बोरोइंग्स का टोटल लिख दिया है, अदर लायबिलिटीज का टोटल लिख दिया है।
यहां तक समझ में आया? असेट्स में जाओगे, असेट्स में कैश विथ बैलेंस विद आरबीआई, कैश इन हैंड बैलेंस विद आरबीआई 46,350, फिर अदर बैंक्स आ गया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आ गया 36, उसके बाद एडवांस आ गया, अदर असेट्स आ गए। क्लियर है? अब जरा टोटल मारो, चेक करो, एक जन असेट्स का टोटल, एक जन लायबिलिटीज का टोटल ले और बताओ टैली हो रहा है या नहीं। कितना? कौन से साइड का? लायबिलिटीज का टोटल एक जन ने कर लिया है, असेट का टोटल 8,66,600, 8,66,600। सम समझ में आया? इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, यू आर डन विथ योर फाइनल अकाउंट। ये हमारा फाइनल अकाउंट। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम भी ऐसा ही है। क्लियर है? पक्का? एक दो लेक्चर्स लूं। क्या था क्वेश्चन में? क्या क्या था भाई क्वेश्चन में, बताओ जरा। क्या? कंटीजेंट लायबिलिटीज। कंटीजेंट लायबिलिटीज अपन क्या करते हैं, अलग से शेड्यूल बनाएंगे बैलेंस शीट के नीचे, उधर दिखा देंगे। और क्या था? बाकी कंटीजेंट लायबिलिटीज था जो मैंने इधर लिखा नहीं था, बाकी सब तो मैंने लिख दिया इसके अंदर। क्लियर है? डिविडेंड 8% कैलकुलेट किया मैंने। और कुछ? क्लियर है? तो फिर आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।